क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कोई बड़ी साजिश हुई है? क्या उनकी गोली में जहर था? उनका घाव नहीं भर रहा है? क्या उनकी ज़िंदगी खतरे में है? सूत्र बता रहे हैं कि एम्स में वो इलाज कराने पहुंचे हैं। सोचिए, लगभग 28 को वो वारदात हुई थी, आज 10 तारीख है, 12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका घाव नहीं भर रहा है। क्या कोई बड़ी साजिश हुई है? क्या उसमें जहर है? और चंद्रशेखर रावण का घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी ये खबर है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। वहीं स्टालिन ने कहा है कि भले मेरी सरकार खतरे में पड़ जाए, लेकिन मैं बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या है कौन स्टालिन जो पेरियार के आंदोलन पर सरकारें चल रही है तमिलनाडु में, क्या है उसकी साजिश? मैं बता दूं कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो बिहार से जनरल कैटेगरी से आते हैं, और वो लगातार, स्टालिन ने तो यहाँ तक कहा है कि आप गवर्नर होकर राजनीति मत कीजिए, गवर्नर से इस्तीफा देकर सीधे सीधे राजनीति कीजिए। मायावती ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और बारिश ने कहर ढाया है, लेकिन कुछ सवाल भी छोड़ गया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और मजाक आपको महंगा पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। के तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे बड़ी वायरल खबर है चंद्रशेखर आजाद की आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एम्स में वो इलाज करवा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। सोचिए, 12 दिन से ज़्यादा हो गए, उनका घाव भर नहीं रहा है। सवाल है कि क्या उस गोली में जहर था? ऐसा क्या है उस गोली में जो घाव भर नहीं रहा है? उनकी ज़िंदगी खतरे में है? डॉक्टरों की अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, उनके साथी बता रहे हैं। गोली लगने के बाद से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो उसमें अब तक आए नहीं थे। लोग बता रहे हैं कि उनकी गोली में कुछ ऐसा था क्या, जहर था क्या, जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। पहले के कुछ इस तरह की घटनाओं की बात करेंगे तो राजनीति में जहर देकर मारने की कहानियां चलती रही है, राजा महाराजाओं के दौर में भी होती रही है। तीर में भी जहर के प्रमाण मिलते रहे हैं। क्या जो बुलेट लगी है, उनको कहा जा रहा था कि गोली छू कर गई है, उससे जो मामूली सा जख्म हुआ था, सवाल है कि वो मामूली जख्म भर क्यों नहीं रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। उनके जो समर्थक है उसको चिंता सता रही है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट का इंतज़ार है कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ठीक हैं, अस्पताल में इलाज है। उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था कि मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं। क्या ज़्यादा मिलने वालों की वजह से इन्फेक्शन हो गया है? ये भी बड़ा सवाल है। और क्या है उस गोली में सच्चाई, वो भी बड़ा सवाल है। उसको लेकर उनकी जान को, अभी तो वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन सवाल है कि उनका घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी खबर है तमिलनाडु से। एन रवि, बिहार के जनरल कैटेगरी के एक ब्यूरोक्रेट्स, जिसको बीजेपी ने गवर्नर बना के भेजा है। पेरियार की धरती है, सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति होती है। वहां पर एन रवि लगातार स्टालिन से पंगे पाल रहे हैं। एक बार तो उनके मंत्री को बर्खास्त भी कर दिया था। अब जाकर स्टालिन ने कहा है कि मैं बीजेपी से डरता नहीं हूं, मेरी सरकार को बर्खास्त भी कर दें तो भी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन 2024 में बीजेपी का बोरिया बिस्तर में बांध के छोड़ूंगा। लालू यादव इसी तरह का बयान दे चुके हैं, शरद पवार इसी तरह का बयान दे चुके हैं। सवाल है कि बीजेपी ने अपने तमाम विरोधियों को राजनीति से अलग, पॉलिटिकल वेंडेटा से अलग, एक दोनों के बीच में इस तरह के संबंध बन गए हैं कि लोग करो या मरो की स्थिति में हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। मायावती के खिलाफ जिस तरह की राजनीति हो रही है, माफ़ कीजिएगा, ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह की राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग 11 लोगों की मौत हुई पंचायत चुनाव में, उसमें 8 टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ये आज तक के स्क्रीनशॉट से पता चलता है। तो ये भी बहुत दुखद खबर है, इस तरह से आ रही है। सवाल है कि टीवी अखबार जो लगातार पश्चिम बंगाल की खबरें दिखाता है, बीजेपी शासित राज्यों को क्या बचाने की कोशिश होती है, ये बड़ी खबर है। वहीं मायावती ने यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या उनके सलाहकार ने उन्हें गलत सलाह दी थी? मैंने उस समय बताया था कि इस पर उनका बयान जो है वो उनको नुकसान कर जाएगा, और अंततः वही हुआ। और डैमेज कंट्रोल में मायावती ने कहा है कि यूसीसी को जल्दबाजी में लागू करना खतरनाक होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा या 370 का मुद्दा, ये सब पर जो पार्टी बीजेपी के अलावा बीजेपी के समर्थन में आई है, उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा, क्योंकि ये राजनीतिक स्टंट, चाहे वो मंदिर का राजनीति हो
हिंदू दलों की राजनीति हो, हिंदुत्व की राजनीति हो, मंदिर की राजनीति हो, यूसीसी की राजनीति हो, 370 की राजनीति हो, विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, अगर वो इस सब का समर्थन करती है तो वो अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। क्योंकि जो लोग भी इस मामले से नाराज हैं वो बीजेपी के खिलाफ तो हैं, वो उस पार्टी के भी खिलाफ हो जाएंगे। और ये सारा जो बैटलफील्ड है, ये सारा जो पिच है, वो बीजेपी का तैयार किया हुआ। इससे फायदा बीजेपी को होगा। अपोजिशन के पार्टियों को अगर बीजेपी के किसी मुद्दे पर वो बीजेपी का समर्थन करते हैं तो उनको नुकसान होगा। वहीं दूसरी खबर एक और है तेलंगाना से। सोचिए किस तरह से परवीन, जो आरएस परवीन है, बीएसपी के अगर इस तरह से युवा नेताओं को मौका दिया जाए, जिस तरह से आरएस परवीन राजनीति करते हैं, यकीन मानिए पिछले 4 साल में वो रोज सड़कों पर है। उन्होंने पैरेलल कांग्रेस, तेलंगाना के टीआरएस और बीएसपी पैरेलल खड़ी है। बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए बीएसपी का, या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, या तेलंगाना के साथ गठबंधन हो जाए, आरएस परवीन ने अपनी ताकत पर पूरे पार्टी को जिंदा कर दिया और बगैर बीएसपी के काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि बीएसपी भी वहां तभी सीटें निकाल पाएंगी जब वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी अपोजिशन में हो तो शानदार पार्टी है। सोचिए भोपाल डूबा हुआ है, 25 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में जैसे ही बारिश हुई, जल जमाव हुआ, बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में अपोजिशन में अगर कोई पार्टी सबसे शानदार है तो वो बीजेपी के खिलाफ बीजेपी है। क्योंकि जहां भी जनता के मुद्दों पर अपोजिशन में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन बीजेपी करती है, बाकी पार्टियां सोई रहती हैं। सोचिए बारिश ने किस तरह से कहर ढाया है। हिमाचल में कारे पत्तों की तरह बह रही थी, पुल ढह जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नया हाईवे बना है, वो ढह गया है। हरिद्वार में बस पानी में फंस गया है। एक मामूली सा दिल्ली में गड्ढा हो गया, उसको लेकर आज सवेरे सवेरे बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। लेकिन उससे भी हास्यास्पद बयान आया है अतिशी मार्लिनो का। सोचिए कभी वो लेफ्टिस्ट हुआ करते, उनका नाम था अतिशी मार्लिनो। उनके फादर लेफ्ट से बहुत प्रभावित थे, उनका नाम रखा था मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी ने, जनरल कैटेगरी से आती है अतिशी। उन्होंने पहले अपना नाम असित किया और अब इतना भाग्यवादी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मंत्री थे पहले सिसोदिया, अब उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। सिसोदिया को जेल से मोदी जी रिहा नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान नाराज हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह की भी राजनीति होती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो कुछ ये देखिए आरएस परवीन की ये तस्वीरें आपको बताएंगी किस तरह से वो अकेला लड़ रहे हैं। स्टालिन ने कहा है, सीएम स्टालिन ने कहा राज्यपाल रवि तमिलनाडु की शांति के लिए खतरा है, वो सरकार गिराने के मौके ढूंढते हैं, पद से हटाया जाए। और ये वो तस्वीर है दिल्ली के रोहिणी इलाके का है जहां गड्ढा हो गया, उसके बाद धरना प्रदर्शन है। लेकिन देश भर में तमाम अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बैठी रहती हैं जनता के मुद्दों पर। मणिपुर से दर्दनाक खबर है, एक कमांडो के गोली लगने से मौत हो गई। तो सोचिए कोई टीवी अखबार इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। ये देखिए गैरी बालिया ने ट्वीट किया किस तरह से कमर, गुड़गांव में तो कोर्ट परिसर जो है वो स्विमिंग पूल बन गया गुड़गांव में। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल है, कैसे एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। अभिषाक शर्मा ने एक ट्वीट किया है, सोचिए छत्तीसगढ़ में एक इनका नाम है सुहानी शाह, वो धीरेन्द्र शास्त्री को काउंटर कर रहे थे, उनके कार्यक्रम को नहीं परमिशन दिया गया, ये भी सोशल मीडिया पर खबर। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, सोचिए किस तरह से वहाँ भी बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया और उसको लेकर वहाँ कांग्रेसी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और आज भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है, वो भिखारी ठाकुर विदेशिया के सहारे, फोक डांस के सहारे, फोक सॉन्ग के सहारे, आप पढ़िएगा उस पर पीएचडी भी होने लगा है। एक ऐसे कलाकार थे, अब ऐसे कलाकार गुम हो गए जो जातिवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष करते थे। तेजस्वी यादव ने उनको उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया है। तो और एक दुखद खबर है पंजाब से, बाबा साहेब के मूवमेंट को गति देने हेतु महापुरुषों के साहित्य को भारत के कोने कोने में पहुंचाने वाले LR बाजी जी के परिनिर्वाण पर पंजाब के जालंधर में उनकी अंतिम यात्रा, जयप्रकाश सिंह शामिल हुए। एक बड़े बहुजन चिंतक थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हुआ है।
एक ट्रेन बंद हो गई, उसको धक्का दिया जा रहा है और सेना चाहती है कि 50% अग्निवीर हो परमानेंट। तो सोचिए सेना में भी कमी है। और लोग अनुपम खेर की एक तस्वीरें वायरल कर रहे हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण है और सावन में वो अंडा खा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर, मुझे नहीं पता इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वायरल है। और सोचिए एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या मुसलमान और ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट में लाया जाए। दिलीप मंडल ने कुछ वाजिब सवाल पूछे हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज जैसा जो माइनॉरिटी का संस्थान है, उसमें सवर्ण माइनॉरिटी तो पढ़ता है, लेकिन दलित ओबीसी के लिए जगह, ओबीसी एससी मुस्लिम्स ओबीसी, वो ईसाइयों और मुस्लिम माइनॉरिटी का संस्थान है, लेकिन वहाँ दलित माइनॉरिटी के लिए शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी, आप जब क्रिश्चियन समाज में माइनॉरिटी जो है वो शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में है, मुसलमानों में भी शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी हैं, उसमें जगह नहीं मिलती है। तो लगातार जो पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, जो समाज आरक्षण के खिलाफ है, वो आज मुसलमानों को दलित कैटेगरी में शामिल करना चाहती है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। एक वीडियो अलग से मैंने बनाया है, देखिएगा जरूर। ये तमाम बड़ी खबरें थी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।